सभी का मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हर पार्टी जातियों से लेकर मुद्दों को बीच में, जनता के बीच में लेकर उतर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ना लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जाएंगे और जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते नाराज जाट समुदाय को साधने की कोशिश भी लगातार जारी है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जाट समुदाय में अच्छा खासा सम्मान है और उनका राजनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान है। जाट राजा ने अफगानिस्तान में 1915 में भारत की अंतरिम सरकार बनवाई थी और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को लिखे पत्र में उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना को जहरीला सांप बताते हुए उन्हें गले ना लगाने की हिदायत दी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जाट और मुसलमान के मुस्लिम बिरादरी को एक साथ लाने की सियासी मुहिम चल रही है। ऐसे में असंतुष्टों को मनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या जाट वोटरों को मना पाएगी बीजेपी? क्या बीजेपी को सताने लगा है जाट वोटर्स का डर? जाट वोटर्स को मना पाएगी बीजेपी? यह बड़ा सवाल, अहम सवाल है, क्योंकि किसानों के आंदोलन में जाट सबसे ज्यादा नाराज हैं। किसान आंदोलन के रास्ते जाटों की नाराजगी सबसे ज्यादा बीजेपी को भारी पड़ेगी और बीजेपी को चिंता भी सबसे ज्यादा इसी बात की है। यही वजह है कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ जाटों को लुभाने मनाने की कोशिश भी दिखाई देगी। विश्वविद्यालय के बहाने असंतुष्टों को साधने की कोशिश ये है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई समुदाय या जाति इस वक्त बीजेपी के लिए चुनौती है तो वो जाट समुदाय ही है, क्योंकि जाटों को मनाना जरूरी है। अन्यथा किसान आंदोलन की वजह से यहां पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान जाट समुदाय से देखने को मिल सकता है। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास को लेकर बीजेपी और बीएसपी का क्या कहना है, आप सुनिए। महेंद्र प्रताप जी ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अफगानिस्तान जाकर के भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज उन्हीं की जमीन पर बना हुआ है। तमाम शिक्षण संस्थाओं के लिए उन्होंने सारी अपनी जमीनें दान कर दी थी। अलीगढ़ और आसपास के कई जिलों के लोगों की मांग थी कि राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पे जो है विश्वविद्यालय बनना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रण लिया कि हम जो है बनाएंगे और 14 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा इसके नींव पूजन की स्थापना हो रही है। राजा महेंद्र प्रताप जी का योगदान देश कभी भुला नहीं सकता है। इस पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें इससे बाज आना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी संस्थान पूरे भारतवर्ष में है, जो काम उन्होंने उसमें किया है वो सब जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ सब बड़े बड़े संस्थानों को, हमारे देश के, प्रदेश के को ख़राब करने का काम किया है और उनमें जो है अराजकता और ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। तो मेरी उनसे यही आग्रह है कि जितने भी संस्थान, विश्वविद्यालय हैं, पहले उन्हें संचालित ठीक ढंग से कर लिया जाए, तब जाके किसी नए संस्कृति या नए विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाए तो ये बेहतर होगा। राजा महेंद्र प्रताप जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अफगानिस्तान जाकर के भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा कर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के अंदर जाट राजा विश्वविद्यालय को लेकर ऐसी एक कोशिश, एक ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस समीकरण के सहारे, जिस बात के सहारे जाटों को मनाया जा सके। जाट वोटर्स को मनाना जरूरी है बीजेपी के लिए। बीजेपी चाहती है ठाट करना, तो मनाना पड़ेगा जाट को, और विश्वविद्यालय बहाना है। आप ये मानकर चलिए कि चुनाव बेहद नजदीक हैं और ऐसे में चुनावों के नजदीक आने के साथ साथ किसी भी समुदाय की नाराजगी कोई भी पार्टी लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा नाराज जाट समुदाय ही भारतीय जनता पार्टी से है और बीजेपी चाहती है कि सबसे पहले जाट समुदाय को मना लिया जाए। किसान आंदोलन की वजह से एक बड़ा तबका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों का है जो कि नाराज चल रहा है। तो ऐसे में अलीगढ़ के अंदर ये दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाटों को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाटों के साधने की कोशिश कितनी कामयाब होगी, एक बड़ा सवाल होगा। बीजेपी को क्या जाट वोटर्स का डर सता रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इसके बहाने, विश्वविद्यालय के बहाने, जाट वोटर्स मान जाएंगे
और किसान बिल को लेकर जो भी तमाम नाराजगियां हैं उन सब नाराजगियों को भुला देंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत की अगुवाई में जो किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका असर जो है लगभग ये मानकर चलिए कि 40 सीटों के 50 सीटों के ऐसे समीकरण हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा असर डालेंगे। तो वहां के लिए क्या रणनीति लेकर आगे बढ़ेंगे? तो क्या एक विश्वविद्यालय और जाट राजा के सम्मान के साथ तमाम जाटों को साध लेंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। तो क्या 2022 में जाट कराएंगे ठाट बीजेपी को? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि जाट किधर जाएंगे, जाट वोटर्स किधर होंगे, ये देखने वाला एक बड़ा सवाल है। तो विश्वविद्यालय के बहाने असंतुष्टों को साधने की कोशिश जाट वोटर्स को मना पाएगी बीजेपी या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल। तो यूपी में जाटों की आबादी करीब 6 से 8% तक है और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो जाटों की जनसंख्या लगभग 17% है। 403 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों पर जाटों का दबदबा देखा जाता है और ये 77 सीटें बहुत मायने रखती हैं। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% तक है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो जाटों का प्रभाव सबसे ज्यादा 77 सीटों पर है। यानी कि अगर जाट नाराज तो 77 सीटों पर आपके लिए खतरा, जाट आपके खाते में तो 77 सीट आपके खाते में, यानी कि 77 सीट मायने रखती हैं और इन 77 सीटों के सहारे कोई भी पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकती है या फिर सत्ता की कुर्सी से बेदखल भी हो सकती है। तो यही वजह है कि शायद बीजेपी को अभी से डर सताने लगा है इन जाटों का और जाटों को साधने की कोशिश आज नजर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द अलीगढ़ का दौरा करने वाले हैं और आज सीएम योगी करेंगे अलीगढ़ का दौरा। जाट बहुल इलाकों में बीजेपी का मिशन डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। तो जाट नेता राजा महेंद्र के नाम से विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी आज दौरा करेंगे अलीगढ़ का। विश्वविद्यालय के बहाने असंतुष्टों को साधने की कोशिश आज की जाएगी। करीब 6 से 8% आबादी उत्तर प्रदेश की जाटों की है। 77 सीटों पर प्रभाव जाट वोटर्स का होता है। तो ऐसे में जाटों की नाराजगी यानी कि 77 सीटें आपके हाथ से जा सकती हैं। इतना बड़ा खतरा बीजेपी लेना नहीं चाहेगी। यही वजह है कि जाटों को मनाने की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। तो जाट राजा के सम्मान के चलते यहां जाटों को मनाने की कोशिश की जाएगी। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये मॉडल आप देखिए, जो पूरे विश्वविद्यालय का मॉडल है कि कहां पर किस तरीके से निर्माण कार्य होंगे। तो जाट बहुल इलाकों में बीजेपी का मिशन डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया है। देखिए, जाट राजा महेंद्र सिंह के नाम से विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने की पहल की जा रही है और आज उद्घाटन होगा। आज अलीगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और उद्घाटन करेंगे। जाट नेता राजा महेंद्र सिंह के विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जाटों को मनाने की कोशिश इसी के साथ कवायद शुरू हो जाएगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाटों की जनसंख्या लगभग 17% है। पूरे यूपी की बात करें तो लगभग 7 से 8%। 403 विधानसभा सीटों में आप देखें तो 77 सीटों पर जाटों का दबदबा रहता है। 2014, 17 और 19 के चुनाव में भाजपा को जाटों ने वोट दिया, लेकिन अब जाट अगर देखें तो नाराज चल रहे हैं। जाटों की ठेकेदार पार्टी खुद को बताने वाली आरएलडी, जिससे छटका था यह वोट बैंक और भाजपा के साथ जुड़ गया था। समाजवादी पार्टी से छटका बीजेपी के साथ जुड़ गया, लेकिन अब 2014, 2017, 2019 के साथ के बाद अब 2022 की क्या तस्वीर होगी, यह एक बड़ा सवाल। मोहित गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोहित,
जाट राजा का सम्मान करके बीजेपी चाहती है कि वो जाट वोट बैंक को भुना ले या फिर जाट वोट बैंक को अपने साथ जो पहले से हैं उनको बनाकर रखा जाए, अन्यथा किसान आंदोलन की नाराजगी भारी पड़ सकती है। मुझे पहले तो आप कार्यक्रम बताइए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ जा रहे हैं और ये कब कार्यक्रम होगा, कब उद्घाटन होगा, पहले उसकी जानकारी दीजिए, फिर हम बात करेंगे कि ये वोट बैंक किस के तरह से बीजेपी से छिटक सकता है और कैसे साथ आ सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज 12:25 पर योगी आदित्यनाथ लोधा में जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास होना है, जिसकी 14 तारीख को नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण और शिलान्यास होगा, उसका आज देखरेख करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के अलावा दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम है वो भी साथ में आ रहे हैं, यानी कि लगभग 3 घंटे से ज्यादा 3 घंटा 45 मिनट सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम है अलीगढ़ में रुकने का। 12:25 पर ये लोधा में पहुंचेंगे, यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की वहाँ देखरेख करेंगे, क्योंकि जिसका 14 तारीख को लोकार्पण और शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा होना। उसके बाद ये 38 वाहिनी पीएसी में भाई हेलीकॉप्टर आएंगे और वहां से सर्किट हाउस में रुकेंगे। लगभग 1:30 बजे से सर्किट हाउस में 4:10 वहां उनका रुकने का प्रोग्राम है। हालांकि अलीगढ़ मंडल के और आगरा मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर किसान किस क्षेत्र में कितने परेशान है और कौन सा इलाका, क्योंकि अलीगढ़ को चाहे वो टप्पल का इलाका हो या इगलास का इलाका हो, ये दोनों इलाके जाट बाहुल क्षेत्र माने जाते हैं। और खासकर हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि 17% यहाँ पर जाट लोग हैं, और क्योंकि जो चुनाव आना है उसको कहीं भी रूपरेखा उसको दिशा निर्देश देते हैं। यही कारण है कि अलीगढ़ मंडल के पदाधिकारी और आगरा मंडल के पदाधिकारी वो आएंगे, जिनके साथ में बाकायदा पूरी बैठक की जाएगी। ये बैठक लगभग 1 से सवा घंटा के आसपास इनकी बैठक चलेगी। उसके बाद में जो लोकल अधिकारी हैं उनके पास बात की जाएगी, यानी कि आधा पौन घंटे का प्रोग्राम लोधा यूनिवर्सिटी में उनको रुककर देखने का है। इसके अलावा 3 घंटा वो पदाधिकारी हों या जितने भी अधिकारी हों उनसे सब बैठक करेंगे और लगातार, क्योंकि 14 तारीख का जो प्रोग्राम होना है उसकी मतगणना करेंगे। और साथ ही साथ में किसान आंदोलन में किसान किस तरीके से परेशान हैं और किसानों के साथ में अब हमको क्या और करना चाहिए, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हालांकि देखिए, सीधा बता दें कि अलीगढ़ में जाट बाहुल इलाका अलीगढ़ पूरे अपने आप में महत्व है। हालांकि 2019 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तभी नरेंद्र मोदी जी आए थे। उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा था कि हम अब जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्योंकि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जितनी भी जगह है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दान दी हुई है। तो लगातार पहले ये आवाज उठकर आई थी कि राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया जाए, लेकिन तमाम अटकनें आती नहीं और जाती नहीं। लेकिन जब जो 2019 का चुनाव नजदीक आया उसमें यही देखने को मिला कि सीएम के द्वारा घोषणा की गई थी, यानी कि उनका एक खासतौर से सपना हो गया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी को बना जाए। उसी की आज पूरी रूपरेखा देखने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम आज दोनों आ रहे हैं। 12:25 पर वो आ जाएंगे और 4:10 पर अलीगढ़ से जाएंगे। लगभग 3.25 घंटे वो अलीगढ़ में बिताएंगे और सारी रूपरेखाएं, तैयारियों और पदाधिकारियों की बात करेंगे। ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए जरा, अलीगढ़ के आसपास या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपके आसपास के जो इलाके हैं वहां के जाटों का मूड क्या है? क्या वो जो 2017, 2019, 2014 में बीजेपी के साथ खड़े थे, क्या अभी भी वो उसी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, या किसान बिल का, किसान आंदोलन का एक बड़ा असर हुआ है और जाट छिटक रहे हैं बीजेपी से? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है। किसान आंदोलन अगर टप्पल से बात करें तो पूरा एक्सप्रेस रोड दिखता है, जहाँ पे कि राकेश टिकैत भी आ चुके हैं। राकेश टिकैत के बाद अखिलेश यादव भी आए थे, तो भारी मात्राओं में किसान लोग वहां पर जुड़े थे। उसमें यही देखा गया था कि जो बीजेपी का वोट बैंक है, यानी कि बीजेपी को जहां जो चुनाव रहे हैं, जहां जाटों ने एक मत होकर बीजेपी को वहां जिताया, तो कहीं ना कहीं जाट वोट बीजेपी से निकलता हुआ जा रहा है। अगर इगलास बेल्ट की अगर हम बात करते हो, इगलास पूरा जाट इलाका है। कि सबसे पहले बता दें कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव होने के बाद में जो इगलास की रिक्त सीट थी, जब उसमें पुनः चुनाव हुआ था तो जाटों में वहां ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज की गई। तो जाटों में सबसे ज्यादा आक्रोश तो जो खुले गौवंश है उनको लेकर था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो 3 बिल को लेकर किसान आंदोलन जो लगातार चल रहा है, क्योंकि 9 महीने से अधिक का समय हो गया किसान आंदोलन को लिए, तो किसानों में अच्छा खासा रोष उत्पन्न हो रहा है। तो माना यह भी जा रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो लोकार्पण जो शिलान्यास होना, तो कहीं ना कहीं जाटों को रिझाने के लिए एक पूर्ण तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है। लेकिन ये आगामी वक्त बताएगा कि आखिर जाट वोट जाता किसका है। हालांकि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वो हाथरस के मुरसान जिले के राजा थे, जो हाथरस डिस्ट्रिक्ट उनका पड़ता है। मुरसान जो है वहां मुरसान के वो राजा थे। और अलीगढ़ के आसपास की जितनी भी जमीनें, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कहा यह जाता है कि आधे में यूनिवर्सिटी और आधे मुझे ये बताइए कि क्या विश्वविद्यालय के सहारे जाटों की नाराजगी को खत्म किया जा सकता है? ये इतना आसान होगा
कि क्या जाट इस बात को मान जाएंगे कि ठीक है आपने विश्वविद्यालय हमारे राजा साहब को दे दिया तो हम आपके साथ हैं? क्या इतनी सी बात होगी ये? देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर जो किसान लोग हैं, किसान के अलावा जो पढ़ने जाते हैं, जिनका की जो लड़के हैं, आज का जो युवा है, खासकर उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी के तौर पर नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ एक बाहुल का होल्ड रहता है। इसी के चलते ये लड़के ज्यादा पढ़े जाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। यही कारण है कि जो पढ़ा लिखा किसान है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी मिल रही है, एक अलीगढ़ के लिए बड़ी सौगात देखी जा रही है। हालांकि देखिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के अलावा डिफेंस कॉरिडोर हो गया, मिनी एयरपोर्ट हो गया, और हरदोगंज में 770 टापी एक नई यूनिट का, यानी कि टोटल 700 करोड़ की योजना और परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास की जो रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसका आगामी 14 तारीख को इसका लोकार्पण शिलान्यास होना है। इसी की रूपरेखा के देखने के लिए योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं। 14 तारीख को ये प्रोग्राम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन, जैसा आप बता रहे हैं लगातार, कि जो जाट हैं, जो किसानों को लेकर लगातार किसान आंदोलन रीढ़ की सरकार की जो है अभी नाक बना हुआ है, नाशूर बना हुआ है, उसको रिझाने के लिए कहीं ना कहीं ये दाव साफ तौर से जायज होगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यही कि आगामी चुनाव नजदीक है। चुनाव के बाद में उससे पहले यूनिवर्सिटी का आ जाना, 700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना, तो जाहिर सी बात है कि अलीगढ़ के आसपास के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो निश्चित रूप से जो किसान है, कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। लेकिन लगातार जो किसान आज भी आंदोलन में बैठे हैं, कुछ किसानों का मानना यह भी है कि यूनिवर्सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा किसानी का काम है। लेकिन जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो यही बोल रहे हैं कि अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिनका मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता, वो यहाँ पर पढ़ के अपने बच्चों का भविष्य निर्वाह ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं मोहित आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ गया इस पर बात करने के लिए। हमारे साथ जनेंद्र अग्रवंशी हैं, एसबीएसपी से प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिषेक राज कांग्रेस से मौजूद है, कांग्रेस की बात रखने के लिए आपका भी स्वागत है। आलोक वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। एक एक कर मैं सबके पास आऊंगा, सबसे बातचीत करूंगा इसी बारे में। सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, शॉर्ट मुझे रिएक्शन चाहिए आपका आलोक जी, कि क्या आपको ये लगने लगा है कि जाट वोटर्स के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है, और जाटों के सहारे आगे बढ़ने के लिए आपको या तो किसान बिल को आपको वो मुद्दा सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर किसी और तरीके से जाटों को लुभाना पड़ेगा? क्या इस विश्वविद्यालय की 6 महीने पहले नींव डालना, उद्घाटन करना उसी की रवायत में है? देखिए, आप राजा महेंद्र को जाट नेता के तौर पे देख सकते हैं, जाट के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन हम उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पे देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे देखते हैं, एक ऐसे महान व्यक्ति के तौर पे देखते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई और देश के लिए बहुत काम किया। और सबसे बड़ी चीज है कि राजा महेंद्र जी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दान, लेकिन मुश्किल क्या देखिए कि अलीगढ़ में कहीं पर भी उनका नाम दर्ज नहीं है। अपनी पूरी जमीन उन्होंने दान की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन अलीगढ़ में उनका नाम दर्ज नहीं है। तो हम उनके नाम को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, अनंत काल तक रखना बहुत अच्छी बात की कि आपको इसलिए स्वतंत्रता सेनानी नजर आए, लेकिन बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। यूनिवर्सिटी की संरचना का प्लान 2019 में ही हो गया था। आपको ध्यान होगा 14 सितंबर 2022 का योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी थी कि अलीगढ़ में राजा महेंद्र यूनिवर्सिटी बनेगी। अब उसकी तामीर हो रही है और बहुत सारी योजनाएं भी हम वहां पर लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको विकास के तरफ आगे बढ़ते कदम के तौर पे देखा जाना चाहिए, ना कि हम किसी जाति समूह या किसी वर्ग समूह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक राज, दूसरी बात जी मैं आता हूं, मैं एक एक कर सारे, मैं जरा पैनल को पूरा शामिल कर लेता हूं। आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास, अभी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मैं एक बार पैनल को पूरा इंट्रोड्यूस कर लूं और एक बार एंटर करा लूं डिबेट में, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक राज, क्या ये बस इतनी सी बात है कि हमें सम्मान देना था, बहुत समय से योजना थी, हमने सम्मान देने के लिए आज उद्घाटन करने का समय आ गया है, क्या ये इतनी सी बात है, या इसे 2022 से जोड़कर देखना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम जो जनहित का होता है, जब तक उसका खुद का कोई फायदा नहीं होता तब तक नहीं करती है। स्वाभाविक सी बात है कि किसान आंदोलन पिछले 10-11 महीने से पूरे देश में चल रहा है और आज भी किसान जो है बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को जो है सरकार के सामने पेश कर रहे हैं, मगर सरकार जो है वो अहंकार में लबरेज है और किसी भी तरीके से किसानों की बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जाट वोटर वहां पे है और ये एक फैक्ट बात है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है, समीकरण जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिगड़ सकता है और इनको वहां मुंह की खानी पड़ सकती है। तो इसलिए देखिए, सारा जो कार्यक्रम है किया जा रहा है, आपको
इनकी याद पहले क्यों नहीं आई? पहले आपने क्यों नहीं सोचा है? आपने पिछली भी सरकार थी आपकी, 2017 से यूपी में सरकार है, तब आपने क्यों नहीं ये सब किया? चुनाव आने के वक्त तो किसान आंदोलन के बाद जब आपकी हवा पतली हो गई पंचायत चुनावों में, तब आपको ये बात क्यों रियलाइज होती है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम ऐसे नहीं करती है जब तक उसको उसमें कोई फायदा ना मिल रहा हो। किस सिर्फ एक तरीके पार्टी का क्या, मैं तो कहता हूं कि कोई भी पार्टी तब तक कुछ भी चुनावों से खासकर पहले कुछ भी ऐसे ही नहीं करती, यूं ही कुछ भी नहीं होता, कोई भी उद्घाटन, कोई भी शिलान्यास, कोई भी लोकार्पण यूं ही नहीं होता। मैं आता हूं आपके पास, जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। इस सरकार में लोकार्पण करने के अलावा और देखिए वो हर सरकार का है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, आपको भी क्या इतनी सी बात लगती है या आपको लगता है कि 2022 से छोड़कर देखना चाहिए और जाटों के रास्ते यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ सकती है? मैं आता हूं आपके पास, जैनेंद्र। तुषार भाई, 2022 में जो चुनाव होने हैं उसके लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ रही है भाजपा को। अब वो प्रधानमंत्री जी के दौरे भी शुरू हो गए, राष्ट्रपति जी के भी दौरे 2 हो चुके हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में, पिछले 2-3 महीने के अंदर ही, और योजनाओं की घोषणा भी बहुत सारी होंगी। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जब जमीन दान की थी 1920 में, उनका देहांत 1975 या 76 में हुआ। अगर वो चाहते तो वो क्या नहीं कहते थे कि मेरा नाम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दो, या कोई संस्थान बनाओ या कोई पार्क बनाओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरे नाम से। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सर सैयद अहमद खान उनके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने उसी स्कूल से कुछ पढ़ाई भी की थी जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बना था, उससे पहले। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जमीन दान की और उनको ये था कि मेरा नाम लगना चाहिए। ये सम्मान, ये चीजों के भूखे केवल भाजपा के लोग हैं और कोई नहीं है। रही बात जाटों की, तो आप जैनेंद्र ये मानते हैं कि महापुरुषों को सम्मान इस तरह से नहीं देना चाहिए? आपका ये मानना है कि किसी भी विश्वविद्यालय का नाम किसी महापुरुष के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी या नहीं थी, इस ये मामला रखता है? नहीं, अगर सरकार को कोई उनको सम्मान देना था तो वो बिना लाग लपेट के देती। ये सम्मान जो, बिल्कुल आलोक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि 2019 में ही घोषणा हो गई थी। 2019 में इस वजह से की थी कि आपको याद होगा उसी समय सीए बिल आया था, तो उसका विरोध हो रहा था, और उसी टाइम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी कुछ हंगामा वगैरह हुआ था। तो उसके एवज में शायद आपको याद होगा जिन्ना की फोटो के ऊपर कुछ हंगामा वगैरह हुआ था और सीए का विरोध भी हुआ था। तो उसी को लेके उसी समय राजनीतिक रूप से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से घोषणा कर दी गई थी। अब देखिए 2019 में घोषणा हुई सितंबर में। इसको उससे कहां जोड़ दिया जनाब? नहीं, 2019 से कहां जोड़ दिया? 2019 में घोषणा हुई सितंबर में, 2021 सितंबर आ गया, चुनाव से जस्ट 6 महीने 5 महीने पहले। तो अब उसका नाम बनाया जाएगा। कल जो परसों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की मीटिंग थी मुजफ्फरनगर में, तो आपने देखा कि जो मैदान जीआईसी का, अरे मैं इस पे एक यहीं पे रोक दूं आपको। 14 सितंबर 2019 को घोषणा आ गई, बीच में कोविड महामारी भी तो आ गई, एक चिंता का विषय और भी तो था देश के सामने। कोविड महामारी तो लगी रहेगी, और कोविड महामारी खत्म हुई, जो हमारी चिंता थी, जो हमारे वादे थे, जो हमारे इरादे थे, हम पूरा कर रहे हैं। चलिए, तीसरी लहर के खतरे के बीच में एक अच्छी बात यहाँ पर आलोक भाई कर रहे हैं कि महामारी खत्म हुई, पूरे उत्तर प्रदेश को बाहर भी निकालना था, योगी सरकार को उस पर भी काम करना था। मैं आपको मैं आता हूँ अभिषेक आपके पास। कोविड महामारी के दौरान मुझे लगता है कि विरोधी खेमे में होने का मतलब ये नहीं है, अगर आप विरोधी खेमे में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर अच्छे काम को पूरी नजरों से ही देखा जाए। प्रधानमंत्री आवास बन रहा था, मुझे लगता है अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। बन रही थी दिल्ली में, मित्र, ऐसा नहीं है काम क्यों नहीं बन हुआ है बताइए। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें उम्मीद ये रहती है, किसी भी जानकार व्यक्ति को एक उम्मीद रहती है। देश के हर अच्छे आदमी को आप विकास की बात करते हैं, विकास की संरचना बन रही है। जरा आलोक भाई, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आलोक जी, इस बात का जवाब तो देखिए देना बनता है। आपने अपनी बात कहकर ही आपने खुद को फंसा लिया। आप कह रहे हैं कोविड आ गई, इस वजह से योजना डिले हो गई। आपकी तमाम योजनाएं तो चल रही थी, आपकी तमाम योजनाओं के कंस्ट्रक्शन तो चल रहे थे, फिर इस योजना के लिए कोविड का इंतजार क्यों करने बैठ गया? आपसे विमर्श की अभिलाषा रखते हैं। बहुत सारी मुश्किलें इस समय देश में और दुनिया के सामने आई थी, किसको प्राथमिकता देना है मित्र, किसको नहीं देना है। आलोक भाई, मुझे आप भी मुख्यमंत्री होते तो शायद कोविड को प्राथमिकता देना चाहते।
मेरे ख्याल से। लेकिन आप एक खेमे में खड़े हो गए हैं, जरूरी नहीं किसी अकेले नहीं होते, उनके पास चश्मा लगाकर आप बैठ जाएंगे, उनके पास अधिकारियों की मुझे आलोक जी ये तो बताइए, आपकी तमाम दूसरी योजनाएं तो चल रही थी, नहीं डालना है, आप समझिए इस बात को। आपकी तमाम दूसरी योजनाओं के कंस्ट्रक्शन तो दिल्ली में चल रहे थे, फिर आपने इस योजना के लिए इंतजार 2022 के चुनावों का क्यों किया? 2021 में जब चुनाव नजदीक है निकल के सामने आएगी। यूनिवर्सिटी खड़ी करने का हमने वादा किया था, 14 सितंबर 2019 में वादा किया था, वो भी हमारी सरकार पूरी नहीं हुई। अभी होने दीजिए, 4-6 महीने का वक्त है हमारे पास, बहुत कुछ करके जाएंगे उत्तर प्रदेश के। मार्च 2020 में जाके कोरोना आया, तब भी तो 6 महीने आप आराम से ही बैठे रहे ना। नहीं, आराम से कहीं नहीं बैठे रहे साहब। कब आपको लगता है कि हम आराम से बैठे रहे? अगर उत्तर प्रदेश के हालात केरल और महाराष्ट्र और दूसरे बेहतर प्रदेशों से बेहतर अगर हैं आज, तो आराम से बैठ करके ये दशा नहीं आई है साहब। मेरा सवाल तो ये है कि योजना के ऐलान के 6 महीने तो कोई कोरोना नहीं था ना, लगातार काम होता, सारी स्थिति ठीक थी, क्षेत्रों में काम करते रहे, सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर पहुंच गई है, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है, तो कुछ ना कुछ काम किया होगा। डूइंग ऑफ बिजनेस में कुछ ना कुछ काम किया या नहीं किया वो तो आज का बहस का विषय है ही नहीं ना, उस पर तो हम कभी और डिबेट कर लेंगे कि आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, आपने कितने फीते पिछली सरकार के काटे, कितने फीते आपने अपनी सरकार के काटे, इस पर तो बाद में बात कर लेंगे। अभी तो बात इस बात पर है कि जाटों की याद आपको तब क्यों आ रही है जब 2022 का चुनाव नजदीक है और जाट आपसे नाराज है? सरकार हमारी पूरी होगी, हमने जो वादा किया था, ठीक है, अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है जिनेंद्र, आप और आलोक दोनों रुकिए, अभिषेक बोलिए। उत्पाद से होता है तुषार जी, उसे गलत दिशा में मत मोड़िए। ठीक है जिनेंद्र भाई सुनिए, जो है वो कम है। जिनेंद्र भाई सुनिए, अभिषेक। तुषार जी, जैसे आलोक भाई कह रहे थे कि काम किया गया, सारी चीजें हुई, तो देखिए बात बिल्कुल सत्य है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसको एक भी दिन के लिए बंद नहीं किया गया, एक भी दिन के लिए रोका नहीं गया। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा कि कोविड की महामारी आ गई थी, तो ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मैंने ये कहा साहब, मैंने अरे एक चीज सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिबेट करने का मतलब ये नहीं है, विरोधी खेमे में खड़े होने का मतलब ये नहीं है। आपको आईना दिखाना विपक्ष का काम है, आप बात करने दीजिए, बताने दीजिए। अरे एक चश्मे से देखते रहेंगे उत्तर प्रदेश के विकास को। आप लोग पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे, अभी कांग्रेसी खेमे से बाहर निकल आइए, निगेटिव बातें करते करते आप 3 दशकों से बाहर हो गए उत्तर प्रदेश का तो काम है ना आपके ऊपर सवाल खड़े करना। उत्तर प्रदेश की जनता ने बाहर की तरफ का रास्ता दिखा दिया है। आपके राहुल गांधी अमेठी नहीं लौट पा रहे हैं, आप इसी तरीके की निगेटिव बातें करते रहे। चलिए मुझे 2 मिनट का समय, 2022 से 6 महीने पहले मानकर चलिए कि अब बीजेपी को जाटों की याद आ रही है। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 9 महीने से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, जाट नाराज हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 77 सीटों पर जाटों का सीधा सीधा प्रभुत्व या असर देखा जाता है। अब बीजेपी यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह को सम्मान देकर जाटों को लुभाने की कोशिश कर रही है, बनाने की कोशिश कर रही है। इस बात को लेकर लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, कई पॉइंट्स आपने अब तक सुने। आलोक जी, अब मैं एक नई बात आपसे यह करना चाहता हूं जरा, कि किसान आंदोलन को लेकर पिछले 9 महीने से किसान आपके नाराजगी के साथ बैठे हुए धरने पर। 77 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से, जहां पर इन जाटों का एक बड़े स्तर पर प्रभाव होता है। 2014, 2017, 2019 इन 77 सीटों पर आपने या तो इसकी लोकसभा सीटों पर या तो विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाकर रखी। लेकिन 2022 में किसान अगर नाराज आपसे हैं, जाट अगर नाराज आपसे हैं, तो आपको ये लगता नहीं है कि आपको एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है? नहीं, अभी हालिया चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव भी हुआ था, वहां पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने अच्छी जीत दर्ज की। तो मुझे लगता है कि किसान नाराज नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं किसान आपसे नाराज है भी तो वोट आपको देंगे। जिस किसान आंदोलन को आप सारे किसानों से जोड़ दे रहे हैं, वो सभी किसानों का आंदोलन नहीं है। कुछ लोग, कुछ ऐसे किसान जो कारोबारी भी बन चुके हैं, उनके लिए लाखों की भीड़ आपको कुछ किसान दिखाई दे रहे हैं क्या? किसानों का भला नहीं करना चाहते। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, मध्य उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे किसान नहीं है, और पूरे देश के किसान नहीं है। तो कुछ लोग, अगर कुछ पंजाब के कुछ लोग जुटे हैं जिनके पास बहुत जो खाए हैं, जिनके पास खेती है, विदेशों में नौकरियां भी हैं, वहां से भी पैसा आ रहा है, तो कारोबार में भी शामिल हो चुके हैं। अगर उस आंदोलन को आप कितने किसान किसानों का आप आंदोलन बना देंगे तो ये न्याय आप नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कोई आंदोलन किस तरीके से। तो आप ये कह रहे हैं कि वही आप अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि ये मुट्ठी भर किसान है,
नहीं, इसको भी देखने की जरूरत है। इन्होंने शायद सरकार तो हमेशा बात करने को तैयार है। अगर कोई मसला है, अगर कोई मसला है जिसके लिए आप आंदोलन में बैठे, चलिए मान रहे हैं आप भी कहते हैं, आप कह रहे हैं वो किसान है, तो मुझे लगता है कि उनको तो मसला सुलझाने की जरूरत होगी। कोई मसला सुलझाना चाहता है क्या? वहां तो राजनीति हो रही है और उसमें जो चेहरे हैं आपको पता नहीं है किन किन दलों में शामिल है, किन किन दलों के चेहरे हैं, वो पर्दे के पीछे से क्या तमाशा चल रहा है आपको अच्छी तरीके से पता होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को छोड़ दे रहा हूँ कि तमाशा चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं जायज और नाजायज मांगों की तरफ भी नहीं जा रहा। मेरा तो सिंपल सा क्लियर सा पॉइंट है कि नाराजगी है या नहीं है, और अगर है तो इसका नुकसान है। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा ये कहना आपसे है कि नाजायज मांगे हैं कि जायज मांगे हैं, मुट्ठी भर किसान है कि ज्यादा है, ये अलग का विषय है। विषय तो ये है अगर किसानों में नाराजगी है, जाट लैंड के अंदर अगर देख ले, जाटों की सीटों पर अगर देख ले, वहां पर आपके खिलाफ अगर नाराजगी है तो फिर इसका तो नुकसान होगा ना। आप मानकर चलिए नाराजगी मतलब नुकसान। आप जब नाराजगी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका आकलन आप कैसे करते हैं? टेस्ट किस तरीके से आप लेते हैं कि कोई आपसे नाराज है या कोई आपसे नाराज नहीं है? भाई, हमने आपको कहा कि अभी पंचायत चुनाव हुआ, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बढ़त बनाई है, तो अगर इसको लिटमस टेस्ट मानते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात, अलग बात है। अच्छा, ठीक है, इसका जवाब मैं दूं, इसका जवाब इससे बेहतर होगा कि अभिषेक और जैनेंद्र इसका जवाब दें। एक सेकंड, आपने लिटमस टेस्ट का जिक्र किया है ना, अभिषेक जरा बताइए कि क्या पंचायत चुनाव क्या लिटमस टेस्ट हो सकता है 2022 का? देखिए, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शासन तंत्र का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया, जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी करी गई, वीडियो आए, तमाम चीजें आई, जिस तरीके से बम हथगोले चल गए पंचायत चुनाव में इतने समय के बाद, सब में देखा कि कितने निष्पक्षता से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कराया गया। पहली बात तो ये है। दूसरी, पार्टी को आखिर क्यों जाने की जरूरत पड़ती है किसानों के बीच में? अब जाने की कोशिश है। स्थिति इतनी खराब है बीजेपी वालों की कि इनके विधायकों को वहां गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, बाहर से भगा दिए जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसा लगता है कि इसमें संदिग्ध है कुछ और किसान आंदोलन में लोगों का हाथ है, इतना समय हो गया है, जांच एजेंसियां आपके पास है, कार्रवाई क्यों नहीं करवाते हैं लोगों के ऊपर? किसने आपको रोका कार्रवाई कराने से? जब वहां पे दीप सिद्धू जैसे उपद्रवी तत्व पहुंच जाते हैं, जो सनी देओल के करीबी होते हैं और प्रधानमंत्री के साथ जिनका फोटो सामने आता है, तो ये किसके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कि विदेशों से पैसा आ रहा है, कार्रवाई करिए, जेल में बंद करिए उनके ऊपर। अब ये लिटमस टेस्ट का आपने जो जिक्र किया था, मैं अभिषेक आ रहा हूं, जैनेंद्र मैं आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ हमारे मोहित भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता, ग्राउंड की रिपोर्ट सबसे बेहतर उनके पास होगी, अलीगढ़ की हम खास तौर से बात कर ले रहे हैं। मोहित, मुझे जरा ये बताइए कि पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी को बढ़त मिली, ये एक तरफ है, लेकिन क्या किसान नाराज नहीं है ग्राउंड पर? क्या ये सिर्फ मुट्ठी भर किसान है जो कि आपको रैलियों में नजर आ जाते हैं, जो कि बीजेपी कहती है कि साजिशन बिठा दिए गए, या गांव के गांव जो भी किसान समुदाय है पूरा का पूरा वो नाराज है? देखिए, सबसे पहली मैं बात बता दूं कि अगर ये पंचायत चुनाव की बात करें, अगर मैं प्रधानी की बात करूं तो प्रधानी एक ऐसा पैटर्न है, यहाँ पर जो गांव के प्रिय लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करें, चाहे वो समाजवादी क्यों हो या किसी भी पार्टी में ना हो, वो जो जनप्रिय होता है, जिसको लोग गांव के लोग प्यार देते हैं, वो प्रधानी में जीत के आता है। अब दूसरे नंबर करता हूँ मैं जिला पंचायत सदस्य की चुनाव, जिला पंचायत जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव बीजेपी के बैनर तले जरूर हुआ था, लेकिन सिंबल को नहीं दिया गया था। हालांकि 48 जिला पंचायत सदस्य अलीगढ़ में अंदर हुए थे, लेकिन जिसमें अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं तो सिर्फ 9 बीजेपी के जो बैनर के तले हुए थे, सिर्फ 9 प्रत्याशी थे। उसके बाद में 9 प्रत्याशी जो है समाजवादी के निकले थे। सबसे बड़ा जो तबका उभर के आया था वो राष्ट्रीय लोक दल का तबका उभर के आया, जिसमें की 11 प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक दल के निकल के आए थे। यानी कि जो जाट बहुल इलाका है, जहाँ के जाट लैंड जो वोट है, तो अगर लोक दल का जहाँ के, हालांकि अलीगढ़ के अंदर 7 की 7 सीट बीजेपी की, यहाँ के सांसद बीजेपी के और यहाँ के विधायक बीजेपी के, कोई भी किसी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। हालांकि मेयर बसपा से जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ 9 सीटें बीजेपी को मिलना जिला पंचायत सदस्य वाली बात, तो आप अंदाजा लगा ली कि इनसे जो जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो किसान कितने नाराज हैं। क्योंकि लोक दल का वजूद ना होने के कारण जो इलाज क्षेत्र इलाज जो लोकसभा है उसमें लोक दल का वजूद मालूम पड़ता है, लेकिन 11 सीट लोक दल की निकलना अपने आप में बड़ा महत्व। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिर भी जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का बनना 38 सीटों से जिला पंचायत। ठीक है मोहित, मैं लौटूंगा आपके पास। आलोक भाई, आपने 2 लोगों की बात सुन ली है, तीसरे जैनेंद्र भाई की भी बात मैं आपको सुनवा दे रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जरा आपने लिटमस टेस्ट का जिक्र किया था, आप खुद लिटमस टेस्ट इन 3 लोगों की बातों में समझ लीजिएगा। जैनेंद्र जी। तुषार भाई, मैं बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत सदस्यों की संख्या थी वो भाजपा की केवल 15% थी। मतलब पूरे जो 3,2900 कुछ थे उसमें से 15% भाजपा के सदस्य जीते थे। दूसरी चीज
कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसके 20% सदस्य जीते थे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत और भी खराब है। जो जाट बहुल सीटें थी लगभग 444, उसमें से तो केवल उनके 95 ही जीते थे, लगभग 14% जीते थे। तो इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि जाट मतदाताओं में बहुत ज्यादा भाजपा के खिलाफ मतलब उनके खिलाफ ही जा रहा है, आक्रोश, ऐसा नहीं है। नाराजगी। दूसरी चीज नाराजगी कह सकते हैं आप, और ये पूरी नाराजगी केवल 2-3 चीजों को लेके है। एक कृषि कानून को लेके है, दूसरा गन्ना की जो FRP बढ़ाई और गन्ना की जो बकाया है उनका पिछले 5-6 साल का वो है, और गन्ना का जो ब्याज 2011 से मिलना था उसके परसेंटेज को लेके है कि 15% पे मिलेगा या 20% पे मिलेगा। तीसरा जो अभी इसी साल इसी सत्र में जो गेहूं की खरीद हुई थी, इतने वादे करने के बाद भी टोटल जो उपज हुई थी गेहूं की, उसका केवल 15 से 16% खरीद हुई थी, जबकि हरियाणा और पंजाब के किसानों की जो टोटल उपज थी उसका 80 से 90% गेहूं की खरीद वहां की सरकारों ने की थी। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि कोई एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से जाट किसान या किसान नाराज हो। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी रहा कि अभी थोड़े दिन पहले ही जस्ट चल ही रहा है अभी मामला, बहुत पहले से प्रक्रिया चालू है। जो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मुकदमे तो वापस लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां के जो बाकी लोग हैं जिनको फंसाया गया था, जो नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, उनकी FIR को वापस नहीं लिया गया है। तो और लोगों को, जाटों को समझ में आ गया है, जो कि परसों मंच से भी बोला गया कि उन लोगों को समझ में आ गया है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, वो दंगे करवाने में अहम भूमिका किन लोगों की थी, वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे। जाट किसानों को भी अभी पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में किसानों के प्रदर्शन को जो मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे थे, वहां पे ये बताया जा रहा था ये जाट किसान है भाई, ये मुसलमान किसान है, मतलब किसानों को भी ये जाट और मुसलमान में बांट रहे थे। कुल मिलाके आप देखेंगे तो कोई एक फैक्टर नहीं है जो भाजपा। आप ये कह रहे हैं कि नाराजगी की वजह सिर्फ 3 किसान बिल नहीं है, बल्कि कई दूसरी वजह भी हैं जो किसान नाराज हैं, यानी कि जाट नाराज है, जाट नहीं नाराज है। बिल्कुल ठीक है आलोक, अब जवाब दीजिए आप, क्योंकि लिटमस टेस्ट का जिक्र आपने किया था और उसी बात को फोर्स करते हुए मैं तीनों के पास गया भी था। अब मुझे बताइए कि आपको अभी लगता है 90 के दशक में, अभी मैं सुन रहा था तीनों को और मुझे याद आ रहा था, मेरे जहन में कहीं चल रहा था, 90 के दशक में फिल्म आई थी, प्रतिघात थी, पॉलिटिकल बेस्ड उसका था, उसकी थीम थी, उसमें एक गाना था, हमरे बलमा बेईमान हमें समझाने आए हैं, हमें समझाने आए हैं, वोट हथियाने आए। ये जो बैठे हैं सामने और जो विरोधी खेमे में दूसरे कोनों में हैं, उनको हर चीज में खामी नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी में भी खामी नजर आ रही है, वो वोट की राजनीति के हिसाब से हो रहा है। अभी जो हमारे साथी बोल के गए किसानों के लिए हमने क्या किया, कभी वो पीछे उठा के देखते ही नहीं कि पीछे सरकारों ने क्या किया। एक आंकड़ा लेकर बैठा हूं मैं, 2012-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 5 साल चली। मत बताइए, आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, देखिए मैं आपको सुन रहा था, करोड़ का जयंत जी सुन लीजिए, बहुत तफसील से सुना है, बहुत तफसील से सुना है, मैंने बहुत तफसील से सुना है, थोड़ा सा आप भी सुनिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं आपको सुन रहा था। देखिए जयेंद्र सुन लीजिए ना, बुराई क्या सुनिए साहब, अरे हमको 3 लोगों का जवाब देना है, आपको हमने प्रायोरिटी दी है, हमने आपको प्राथमिकता दी है, जरा सुन तो लीजिए। करोड़ रुपए का क्या हुआ? अरे साहब, अरे सुनिएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? अपना भी ज्ञान बढ़ा लीजिए, पता नहीं किसने कौन सा ज्ञान मुझे बता दीजिए। नहीं, अपना भी नॉलेज बढ़ा लीजिए ना। यहाँ लेकर के आपके लिए बैठा हूँ, जो आप बरगड़ाने निकले हैं, वोट हथियाने निकले हैं, उसके लिए हम आपके लिए बता रहे हैं। सुनिएगा, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे तो दूसरों को बताएंगे, हमारा कुछ काम आसान होगा। बरगड़ाना छोड़िए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश विकास की राह पर जा रहा है, जाने दीजिए उसको, सरकारी आने दीजिए। आपके भरोसे नहीं चलेगा। आपके जो साझीदार, जो आप साझीदार की कल्पना करते हैं, साझीदार मोर्चा बनाते हैं, उसमें अतीक अहमद को शामिल करते हैं, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश अब चलने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और आतंक के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे अगर आप 2022 के बाद उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, तो जो 4.5 साल का वक्त उत्तर प्रदेश में देखा है, उसको वो पीछे नहीं ले जाने वाला। तो जरा सुन लीजिए, अगर आप गंभीर हैं, अपनी बातों के प्रति गंभीर हैं, किसानों की बात आपने की, हम आपका जवाब तो सबसे पहले दे रहे हैं, हमें बहुत सारे लोगों का जवाब देना, बीच में आप टोकेंगे तो कैसे काम चलेगा?
आंकड़ों की जबानी दे रहे हैं ना साहब, बात करिए, सुन लीजिए, पहले किसानों की बात ही कर रहा हूँ। चलिए ठीक है जयेंद्र भाई, आप थोड़ा सा सुनिए। आलोक अपने पॉइंट पर आइए वापस, ठीक है। वही मैंने समय वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। आलोक भाई अपनी बात कीजिए आप। लगता है आलोक जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हमारी टीम वापस उनको कनेक्ट करेगी। तब तक जयेंद्र भाई, आप जो इस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से पुराने समय से लेकर आज तक गन्ना किसान, यानी कि मैं 2012-13 की बात कर लेता हूं, जिस तरह से गन्ना को लेकर, गन्ना किसानों के बकाये को लेकर राजनीति हुई 2017, मुझे याद है चुनाव के दौरान पे गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा था, और उस दौरान बीजेपी ने यह कहा था कि हम आते ही गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 2012 से 17 के बीच की सरकार का जितना बकाया था काफी हद तक तो क्लियर हो चुका है, हालांकि अभी भी बहुत बकाया बाकी है। लेकिन इस पॉइंट पर आपको नहीं लगता कि जिन लोगों का मिल गया वो तो उनके हो गए? नहीं तुषार भाई, गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश का, केवल उत्तर प्रदेश का लगभग 10,500 करोड़ रुपया बाकी है। अगर उस पर ब्याज भी जोड़ लेंगे तो ये लगभग 12,000 करोड़ के आसपास बैठेगा। इसमें 2011 से ब्याज जो नहीं मिला है गन्ना किसानों को वो अलग है। और यहाँ पे दूसरी चीज है कि गन्ना किसानों की हालत ये हो गई है कि उनका एफआरपी जो है, मैं बता देता हूं कि पिछले 20 साल में 7 साल लगभग बसपा का शासन रहा, उसके शासनकाल में लगभग 120 रुपए बढ़ा। सपा के शासन में लगभग 90 रुपए बढ़ा, 6 साल उनका शासन रहा। और भाजपा के 6 साल के शासन में, जिसमें पहले के 2000 और 2001 की भी जोड़ के बता रहा हूँ, भाजपा के शासन में केवल 15 रुपए या 20 रुपए बढ़ा है। तो ये एफआरपी का भी मुद्दा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी एफआरपी जो अपना पेश किया है, उन्होंने 5 रुपए बढ़ाया है, लेकिन उसमें एक शर्त और जोड़ी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो शर्त क्या है कि 285 रुपए एफआरपी था, उन्होंने बड़े जोर शोर से इवेंट मैनेजमेंट करते हुए 290 रुपए कर दिया, यानी 5 रुपया बढ़ाया एफआरपी का। लेकिन उसमें जोड़ दिया अगर आपका सीधा 10% से कम है तो आपको 275 रुपए मिलेंगे एक क्विंटल के। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा किसानों का ये है कि बिजली का जो उनके एक सीजन की गन्ना के एक सीजन का खर्चा जो 7,000 से 8,000 9,000 रुपए बैठता था, यानी कि 7 से 9,000 जो बिजली का खर्च बैठता था, वो आज की डेट में 22 से 28,000 रुपए के बीच में बैठ रहा है। तीसरा, उनको जो पूरे किसानों की बात बता रहा हूं, बीजों को जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी वो प्रॉपर बीजों का उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि ये सारी समस्याएं किसानों को हैं, इसलिए जाटों को हैं। जो जाट लैंड के अंदर देख लें तो नुकसान आप कह रहे हैं कि बीजेपी का। मैं आता हूं जरा आपके पास। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, जरा गन्ना का जब जिक्र चल रहा है, मैं ये समझना चाहूंगा कि अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास के किसानों की अगर हम बात करें, गन्ना किसानों की स्थिति क्या है वहां पर? क्या बकाये के लिए अभी भी तरस रहे? पिछले 5 साल में उनकी स्थिति सुधरी नहीं? देखिए, बिल्कुल अगर गन्ना किसानों की अगर हम लोग बात करें तो अलीगढ़ के आसपास, यानी कि जो साकरा गन्ना घाट का इलाका है, गन्ना सिर्फ वहां पर पैदा होता है, यानी कि यहाँ पर एक अभी तक वो भी बंद है। खास तौर से करें अगर गन्ना किसानों की पेमेंट, तो अब किसानों का पेमेंट इतनी तादाद में नहीं है। पहले जो हमने लगातार देखने को मिलता था, गन्ना किसान होते हैं वो अपने पेमेंट के लिए कभी कलेक्ट्रेट के आगे धरना दिया करते थे, या एसडीएम के आगे धरना दिए थे, या अपने ब्लॉक में जाते थे, वहां कायदा धरना दिया जाते, और जो भी किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं वो भी इनका सपोर्ट किया करते थे। लेकिन जब से किसान आंदोलन चलाए तो अभी तक की निगाह में नहीं आया है कि कोई भी किसान हो जो गन्ना का जिस पर ड्यू, हालांकि थोड़ा बहुत भुगतान बाकी हो सकता है, लेकिन पहले की तरह सिस्टम बिल्कुल भी साफ तौर से कहीं से लेकर कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि गन्ना किसान की हर बार देखा गया कि जो गन्ना किसान अपने भुगतान से जो पीड़ित हुआ करता था, वो डीएम के और कलेक्टर के आगे लगातार धरने पर बैठ जाते कि साहब हमारा भुगतान कराइए। लेकिन अगर फिलहाल की हम स्थिति की बात करें तो गन्ना किसान कोई भी धरना नहीं दे रहा, और ना ही गन्ना किसान पेमेंट के लिए अभी की दौर में परेशान है। हालांकि किसान आंदोलन से प्रभावित जरूर हुआ है किसान, जिसके चलते हुए लगातार ब्लॉक तहसील स्तर पर लगातार मीटिंगें और किसान आंदोलन के जो आयोजन है वो लगातार होते हैं, लेकिन खासकर गन्ना किसान अभी तक परेशान नहीं नजर आ। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जरा अभिषेक, यहाँ बोलिए। 2 चीजें मिक्स कर दी। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान धरने पे नजर नहीं आया। भाई, ये एक सामूहिक जो धरना प्रदर्शन पूरे देश में 9 महीने से चल रहा है, उसी में ये मांगे भी है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि गन्ना किसानों की नहीं, सारे किसानों की जितनी मांगे हैं सब कुछ इसी में सम्मिलित है।
भाजपा सरकार क्यों बार बार कहती है कि बड़ा आंदोलन तो दो बातों को लेकर है ना, एक तो एमएसपी को लेकर है और दूसरा आपके 3 कृषि बिलों को लेकर है। वो तो जगह जगह पर अपने अपने समुदायों की अपनी अपनी मांगे एक्स्ट्रा है। एफआरपी मिलता है, एमएसपी नहीं मिलता है, और एफआरपी के ऊपर भी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाने की बात की जा रही है ना। एमएसपी पूरे किसानों का जो 24 फसलें होती हैं उसके ऊपर एमएसपी दिया जाता है। उन 24 फसलों का एमएसपी का कानून मांग रहे हैं किसान, ये नहीं मांग रहे हैं गारंटी कानून मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभिषेक, क्योंकि आलोक हमारे साथ अभी जुड़ सकते हैं कुछ देर बाद। किसी से डिस्कशन किए 3 काले कृषि कानून बना दिए। ठीक है अभिषेक, मुझे ये बताइए कि तमाम पार्टियों की कोशिश है कि वो अपने अपने एजेंडे को लेकर बैठे हैं या फिर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम कल ही इस पर डिबेट कर रहे थे कि बसपा अब ब्राह्मणों के वोट बैंक को जोड़ना चाहती है। कल कांग्रेस में आपकी तरफ से जो बैठे हुए थे वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि देखिए ब्राह्मणों के हितैषी तो हम हैं, हमने 6 मुख्यमंत्री दिए हैं। जरा मुझे ये बताइए कि जाटों को लुभाने की कोशिश अगर बीजेपी कर रही है, क्योंकि जाट आपके साथ नहीं है, पिछले चुनावों के दौरान ये साफ हो चुका है, जाट वोट बैंक आपके साथ ज्यादा दिखाई नहीं दिया, क्या कांग्रेस की इस बार रणनीति जाटों को लेकर कोई है? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी धर्मों को, जातियों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो ब्राह्मण उत्थान की बातें आजकल सारी पार्टियां कर रही हैं और जो सम्मेलन ये लोग कर रहे हैं हर जगह, बसपा हो चाहे सपा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कि वो ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो दिया है वो कांग्रेस पार्टी ने 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे कि हम ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वोट मांगने की राजनीति है, चलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उनकी पार्टी है, जो करना चाहे करें। मगर देखिए ये केवल चुनावी शगुफा है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात रही तो कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। लेकिन सारी पार्टियां तो अपना अपना वोट बैंक लेकर बैठी हैं, अब आप सबके भरोसे कैसे बैठ सकते हैं? देखिए यही तो आपकी हार की वजह तो नहीं है, हर बार आप इसी भरोसे पे बैठते हैं? ऐसा नहीं है। पिछली बार थोड़ा सब जगह से मिल जाए। नहीं, पिछली बार जब हम चुनाव लड़े तो हमने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और हम मात्र 90 चुनाव लड़े थे, इसलिए परिस्थितियां इस तरीके की बनकर आई थी। अब इस बार जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कटिबद्ध है, 403 की 403 सीटों पे हम लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार है। हमारा संगठन इस बार अच्छे तरीके से कार्य किया है, हमने इस बार संगठन हमारा। प्रियंका गांधी पर जिम्मेदारी है, प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही। नहीं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस, खासकर पश्चिमांचल में या जाट लैंड के अंदर देखें। नहीं, हमारा अभी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था जिसमें बूथ अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों के साथ प्रियंका जी ने सीधे संवाद किया है और सिलसिलेवार एक कार्यक्रम 7 दिन तक लगातार चला है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, हर जगह प्रियंका जी ने कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से इंटरेक्ट किया है, बातें करी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और तमाम हमारे नेता जो हैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन। अच्छा, मुझे याद आ रहा है 2017 में खाट सम्मेलन आपने किया था और खाट उठा के ले गए थे आपके तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बार आपके पास खाट सम्मेलन के अलावा कुछ और है क्या? देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं ना आपसे कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जा रही है, काम कर रही है और लोगों की मदद भी हमने करी है। चाहे देखिए कोरोना क्राइसिस हो, कोरोना क्राइसिस में हमने किस तरीके से कांग्रेस के सिपाही और कांग्रेस की रसोई के नाम से मुहिम चलाई और पिछले दोनों बार की वेवों में हमने लोगों की मदद करी। घर घर जाके हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये बात है जनता समझती नहीं है। ये आप जो करते हैं समस्या यहाँ पर आती है कि वो ईवीएम पर बटन दबाने के दौरान हर वोटर भूल जाता है। ये देखिए लोगों ने कन्वर्ट नहीं होता वोट में। लोगों ने अपनों को खोया है, अपनों की जान गंवाई है लोगों ने और लोग वो पीड़ा से नहीं गुजर पाए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोगों को अस्पतालों से बाहर भगा दिया गया, इंजेक्शन और दवाएं नहीं दी गई, हाथ पे हाथ लोग धरे बैठे थे। यही भारतीय आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के दौरान जो हालात थे उससे निपटने में जो कुछ किया गया वो कांग्रेस के जरिए किया गया। सरकारें, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी सब शांत बैठे थे। अच्छा, एक बात बताइए कि जब कोरोना की फर्स्ट वेव आ रही थी तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत सरकार को सचेत किया, कहा कि आप लोग सजग हो जाइए इस मुद्दे को लेकर। दूसरी लहर, पहली लहर तो बहुत पीछे की बात हो गई, दूसरी लहर की आप बात कर लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ट्विटर के अलावा कहीं नजर नहीं आए। बात सुनिए, उस वक्त के तत्कालीन जो चिकित्सा मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन उस बात का मखौल उड़ा रहे थे। क्या स्थिति हुई? सेकेंड वेव आई, जब आपने पहली वेव झेल ली थी, देख लिया था क्या स्थितियां, क्या परिस्थिति हो सकती है आगे आने वाले समय में, तो आपको उसकी पूर्णतः तैयारी करनी चाहिए थी। इस बार सेकेंड वेव आई, ये डिबेट का अलग विषय है कि उस पर तैयारियां करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि वोटर के पास आपकी जिम्मेदारी जो थी आपने वो कितनी निभाई। आपके कुछ नेताओं को अगर छोड़ दें, चाहे वो हम श्रीनिवास की बात कर लें, उनको छोड़ दें, या कुछ और अलग की बात कर लें, वो छोड़ दें, आपका आला कमान तो शांत था ना। खैर, मेरे पास समय की भी बहुत पाबंदी है, इसलिए मुझे आप सबको शुक्रिया कहना पड़ेगा
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन जाटों के बहाने या जाटों के सहारे बीजेपी चाहती है कि वो वोट बैंक की जो नाराजगी है वो दूर कर दे। 2017, 2019 और 2014 की तरह जाटों को अपने साथ बनाकर रखे एकमुश्त और उसके सहारे सत्ता की कुर्सी का सफर तय कर ले। अब ये इतना आसान होगा क्या या नहीं होगा, ये अलीगढ़ के अंदर विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह को डेडिकेट करने के बाद, उनके नाम से उद्घाटन करने के बाद जाटों के मूड पर निर्भर करेगा। 2022 बेहद करीब है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।